आयोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। नया सवेरा का जो हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम है, इसके खास अंक के साथ मैं हूं आंचल गुलाटी और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, आपको बताएंगे मौसम का हाल, साथ ही साथ जानेंगे कि जो SIR का मुद्दा है, अगर बात की जाए संसद के मॉनसून सत्र की, किस तरह से विपक्ष उसको लेकर लगातार हंगामा बरपा रहा है और आज जो प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है, तो किस तरह चलने वाला है आज मॉनसून सत्र, इस पर होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले डालते हैं निगाह इस वक्त की प्रमुख हेडलाइंस पर। राज्यसभा और लोकसभा में आज सूचीबद्ध विधेयकों को पारित कराने की सरकार की होगी कोशिश। वही विपक्ष ने SIR समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। आज जारी होगी बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। 1 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। चुनाव आयोग नए मतदाताओं को जोड़ने का अभियान करेगा शुरू। आज से बदल जाएंगे कई नियम। UPI EMI से लेकर LPG सब्सिडी तक अहम बदलाव। सर्वर पर दबाव को कम करने की रहेगी कोशिश। ट्रंप ने कई देशों पर फिर लगाया टैरिफ। 10 से 41% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले आदेश पर किए दस्तखत। कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% किया टैरिफ। और खेल की खबरों में ओवल टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया लड़खड़ाई। 6 विकेट पर बनाए 204 रन। करुण और सुंदर क्रीज पर अभी भी मौजूद। तो बात करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई, जिसका आज 10वां दिन है। लोकसभा में आज 3 विधेयक, गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024, वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 और भारतीय पत्तन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। गोवा विधानसभा से जुड़ा ये विधेयक राज्य में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान करता है। लोकसभा में चर्चा के लिए वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। इस विधेयक के माध्यम से समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। वहीं लोकसभा में विचार और पारित किए जाने के लिए भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी पेश किया जाएगा। ये विधेयक भारतीय पत्तन एक्ट 1908 का स्थान लेगा और इसमें बंदरगाहों के कामकाज और प्रबंधन को रेगुलेट करने, शुल्क और प्रभार लगाने के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा उपाय करने से संबंधित तमाम प्रावधान मौजूद हैं। वहीं राज्यसभा में आज एक विधेयक, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। वहीं भारतीय समुद्री माल परिवहन एक्ट 1925 का स्थान लेने का यह प्रयास करता है। एक्ट भारत के एक बंदरगाह से भारत के दूसरे बंदरगाह या दुनिया के किसी भी पोर्ट तक माल की ढुलाई की जिम्मेदारियां, वहां देनदारियां, अधिकार और छूट से संबंधित प्रावधान करता है। और इसके साथ ही उच्च सदन में गृह मंत्रालय की ओर से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाने की भी पेशकश है। यानी आज निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट जो मेंबर बिल है, उसका भी दिन है। तो राज्यसभा में जो कार्य सूचीबद्ध है उसका जिक्र हम कर रहे हैं। तय समय के दौरान सांसद पेश करेंगे अपने संकल्प और अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों पर चर्चा होगी। समुद्री माल वहन विधेयक 2025 पर भी चर्चा आज संभव है। और मॉनसून सत्र पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए। ऋषि, बहुत अहम राष्ट्रहित लोकहित से जुड़े तमाम जो विधेयक हैं वो मौजूद हैं चर्चा के लिए, चाहे हम बात करें राज्यसभा या लोकसभा की। लेकिन विपक्ष SIR के मुद्दे पर लगातार अड़ा हुआ है। ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं आज सत्र सुचारू रूप से चल पाएगा या नहीं, जबकि आज 10वां दिन है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से 10वां दिन है और अगर हम संसद के कामकाज को देखें तो दोनों सदनों में काफ़ी नुकसान इस मामले में हो चुका है। कल उपसभापति ने राज्यसभा में साफ कहा कि हम करीब 120 जो प्रश्नों के जवाब ले सकते थे और इतने ही घंटे हम जो है चर्चा कर सकते थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब तक जो टोटल 30 घंटों का जो नुकसान हुआ है और जिसमें कि राज्यसभा में जो कामकाज के लिहाज से देखें तो अब तक जिस जिस रूप में देखें तो चर्चा सिर्फ एक ही मुद्दे पर हो पाई है, जिसमें कि ऑपरेशन सिंदूर पर करीब 16 घंटे की चर्चा हुई। उसके बाद पूरी तरीके से देखा जाए तो प्रश्नकाल चल नहीं पा रहा है। एक या दो प्रश्न ही लिए जाते हैं मुश्किल से, और उसमें भी हंगामा शोर शराबा हो जाता है। शून्यकाल के दौरान चर्चाएं हो ही नहीं पा रही हैं, जबकि सभापति की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि चेयर की तरफ से संकेत है कि आप अपने मुद्दों को शून्यकाल के दौरान उठा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस हैं वो दिए जाते हैं अलग अलग मुद्दों पर, जिसमें कि बड़ा मुद्दा जिस तरीके से विपक्ष ने बनाया है बिहार में एसआईआर को लेकर, इसके अलावा भी मुद्दे होते हैं जिन पर के कार्य स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिए जाते हैं। और हम जानते हैं कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में लिए जाते हैं और इसका कोई प्रावधान इस तरीके का नहीं है, चेयर का प्रोरोगेटिव होता है। साथ ही साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्या उस मुद्दे को लेकर प्रावधान बनता भी है कि नहीं। अब जैसे एसआईआर की ही बात करें तो चेयर ने साफ कहा है, सरकार ने भी साफ कहा है कि जो काम इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के माध्यम से बिहार में हो रहा है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका है। तमाम पिटिशंस वहाँ पर भी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप अपना काम कर सकते हैं और उस काम को करने के लिए जो संविधान ने उन्हें अधिकार दिए हुए उसके अनुरूप ही ये काम चल रहे हैं। वो बात ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके की अनियमितताएं हैं उससे बचना चाहिए और किसी का भी गैर ज़रूरी रूप से उसका नाम नहीं कटना चाहिए, किसी का नाम भी नहीं कटना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरी निगरानी है एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी नज़र बनाए हुए हैं। उसने कहा है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, यहाँ तक कि जो पिटिशनर थे उनको कहा कि आप 15 लोगों के नाम बताइए जो मृत हैं, जो जिंदा हैं और जिनको मृत में दिखाकर उनका नाम काटा गया, तो ऐसा वो नहीं कर पाए। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है एक राजनीतिक कवायद के रूप में ज़्यादा देखी जा रही है और इसी वजह से जो कामकाज है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और हंगामा दोनों सदनों में देखने बिल्कुल। तो कामकाज प्रभावित तो हो ही रहा है ऋषि, लेकिन कई ये जो विधेयक सूचीबद्ध हैं जो कि राष्ट्रहित से जुड़े हैं, अगर आप उन पर रोशनी डाल पाएँ, खासतौर पर जो गोवा विधानसभा से जुड़ा हुआ विधेयक है, किस तरह से वो बदलाव लेकर आता है अगर उसे आज पारित करवा लिया जाता है? देखिए, ये विधेयक मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से लगातार सूचीबद्ध किया जा रहा है। निश्चित तौर से विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो विधायिका में जो उनके आरक्षण से संबंधित जो नीति है उसको ये विस्तारित करेगा और गोवा में जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत प्रदान करने वाला होगा। अब समस्या ये है कि अब तक इस विधेयक को लेकर कोई भी गंभीरता विपक्ष की तरफ से नहीं दिखाई दी। सरकार रोज़ इसको ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से रोज़ाना इसको सूचीबद्ध कराया जाता है, लेकिन जब हंगामा और शोर शराबा देखने को मिलता है तो ये विधेयक आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। वैसे भी अगर आज हम देखें तो सरकार की कोशिश होगी कि दोपहर बाद किसी विधेयक को लें, क्योंकि जो निजी काम के तौर पर अगर हम देखें तो कुछ रिजोल्यूशंस होते हैं जो विधेयक के रूप में आज शुक्रवार की वजह से सूचीबद्ध किए जाते हैं। दोपहर के बाद लंच के टाइम के बाद यही प्रावधान होता है, लेकिन सरकार की कोशिश रहती है कि एक दो बिल है उसको आगे बढ़ाकर उसको पारित करा लिया जाए। अब देखना होगा कि सुबह से क्या स्थिति बनती है, क्योंकि रोज़ाना जब हम देख रहे हैं कि संसद के अंदर संसद के बाहर दोनों जगहों पर गतिरोध है, एक तरीके से धरना प्रदर्शन प्ले कार्ड लेके आना, और कल स्पीकर ने भी कई बार कहा कि आपको जिस लिए चुना गया है आप उस तरीके का व्यवहार नहीं कर रहे हैं सदन के अंदर। तो बार बार की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके सदन का जो कामकाज है हंगामे की वजह से बहुत प्रभावित हो रहा है। और वहीं आज अहम दिन इस लिहाज से भी है ऋषि, क्योंकि आज प्राइवेट मेंबर्स बिल को भी ये दिन समर्पित होता है। उस लिहाज से भी सभी खास तौर पर ये चाहेंगे कि जो चर्चा है वो सुचारू रूप से चले, क्योंकि एक दिन का खर्च संसद को चलाने के लिए करीबन 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए, संसद को चलाने के लिए जो तमाम खर्चे होते हैं और जो लोग हैं उन्हीं का पैसा है, एक्सचेकर मनी बोला जाता है, जिसमें कि टैक्स का जो पैसा होता है लोगों का,
1 मिनट के लिए तकरीबन 2.5 लाख रुपए का खर्चा होता है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से हम अपनी संसद को चलाने के लिए जो प्रावधान करते हैं, जो पूरी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, उसमें जो खर्चे होते हैं। अब प्रश्नकाल को ले लें तो एक प्रश्न के लिए किसी मंत्रालय में जब कोई नोटिस जाता है, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं 1 से 1.5 महीने पहले ये सब प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, उनके जवाब तैयार किए जाते हैं। और जब ये जवाब सदन पर नहीं आ पाते हैं तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, जो प्रोसेस है, उसको बड़ा नुकसान होता है। हालांकि संविधान में जिस तरीके से प्रावधान कुछ ऐसे दिए जाते हैं कि अगर गतिरोध है तब भी कुछ न कुछ काम आगे बढ़ जाए, तो प्रश्नकाल में जो लिखित उत्तर होते हैं उनके माध्यम से ज़रूर कुछ सवालों के जवाब देश के सामने आ जाते हैं। लेकिन जो प्रश्नकाल के दौरान सांसदों के पास अधिकार होता है क्रॉस क्वेश्चन करने का, एक प्रश्न के बाद दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का, तीसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने का, उससे जो विषय की जो जानकारी है, उसकी गहराई है, वो सामने आती है। तो ये लेकिन विपक्ष उसको अपना नहीं रहा है और बार बार चेयर की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये आपका जो इतना बड़ा अधिकार है सरकार से पूछने का, आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, और लोकतंत्र के मंदिर को जिस तरह से हम संसद के तौर पर जानते हैं, तो उसकी गरिमा का ख्याल रखना विपक्ष और पक्ष दोनों का काम है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष हंगामा बरपा कर मुद्दे से भटक रहा है और चर्चा से दूर भागने की कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो संसद में कई अहम विधेयक हैं जिन पर चर्चा आज संभव है। उम्मीद करेंगे कि आज सदन सुचारू रूप से चले। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। अब बात करते हैं बिहार की। तो निर्वाचन आयोग आज बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद उसका ड्राफ्ट जारी करने वाला है। तो बिहार में आगामी चुनाव से पहले सभी जो योग्य मतदाता हैं उन्हें सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण शुरू किया। 25 जुलाई तक राज्य के लोगों ने इसके मद्देनजर फॉर्म्स भरे, जिसमें एरो की जो स्क्रूटनी है उसके बाद इन फॉर्म्स की वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। अब बूथ की पब्लिश्ड और जो डिजिटल कॉपीज हैं उन्हें तमाम जो 12 पॉलिटिकल दल हैं उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। ये मसौदा मतदाता सूची सीईओ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा। और इस ड्राफ्ट के प्रकाशन के साथ ही आज से दावे और आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज से 1 सितंबर तक मतदाता या राजनीतिक दल निर्धारित फॉर्म भरकर संबंधित ईआरओ के सामने दावे और आपत्तियां दर्ज करवा पाएंगे। एसआईआर के पहले चरण में 7 करोड़ 89 लाख मतदाताओं में से लगभग 7 करोड़ 24 लाख ने एनुमरेशन फॉर्म भरा, जो लगभग 92% भागीदारी को दर्शाता है। चुनाव आयोग ने कहा कि ईआरओ को किसी भी निर्णय से अगर कोई परेशान है मतदाता तो वो जिला मजिस्ट्रेट या फिर उसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। तो बिहार के लिए अहम दिन, आज फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो जारी कराई जाएगी। दावे और आपत्ति के लिए भी आपके पास उचित प्रावधान है। तो बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आज जारी होगी, यानी कि जो काम किया गया पुनरीक्षण के बाद अब उसका एक ड्राफ्टेड वोटर लिस्ट जारी किया जाएगा। आपत्ति या दावे जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उसके लिए 1 सितंबर 2025 तक आप अपनी आपत्ति और दावे दर्ज करवा सकते हैं। 25 जुलाई तक लोगों ने फॉर्म भरे थे और ये जो डिजिटल प्रतियां हैं, जो फॉर्म्स भरे गए, उन्हें जो तमाम 12 राजनीतिक दल हैं उन्हें उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तो बिहार के लिए अहम दिन। मतदाता या राजनीतिक दल हैं, अगर उन्हें किसी बात को लेकर कोई आपत्ति है, कोई संशय है, तो वो उसे दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि आज से ये प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। एसआईआर किस लिए था? ताकि तमाम जो योग्य मतदाता हैं उन्हें सूची में शामिल किया जाए। तो आज एसआईआर का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से जो नए मतदाता हैं उनके नाम जोड़ने का विशेष अभियान चलाएगा। और इसके लिए 1 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर नए मतदाता बन सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि युवा मतदाता जिनकी उम्र 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की हो गई या फिर 1 अक्टूबर 2025 तक या उससे पहले वो 18 साल के पूरे हो जाएंगे, वो फॉर्म भर सकते हैं। उन्हें घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 में अपना आवेदन दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके लिए आज से 1 सितंबर तक पूरे बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं को बार-बार एसएमएस भेजे गए। इस प्रक्रिया की शुरुआत में अब तक कुल 10 करोड़ से ज्यादा एसएमएस भेजे जा चुके हैं।
को लिए चलते थे पटना, जहां हमारे संवाददाता मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मधुरेश, तो आज बिहार के लिए बड़ा दिन है क्योंकि एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट यानी वोटर लिस्ट है वो जारी किया जाएगा, और सबसे अहम बात ये भी है कि अगर आपको कोई आपत्ति है, आप कोई दावा जो है वो पेश करना चाहते हैं, उसके लिए भी प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है 1 सितंबर 2025 के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा कि पहले से ये डिसाइडेड था कि पहला फेज खत्म होने के बाद 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका प्रकाशन किया जाएगा, और इसके प्रकाशन के बाद 2 तारीख से चुनाव आयोग जो है वो मेगा ड्राइव पूरे बिहार में चलाएगी। अलग अलग जगह कैंप लगाए जाएंगे, और इसके अलावा जो बीएलओज हैं, जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं चुनाव आयोग के, वो भी लोगों के घर जा करके किसी भी तरह की आपत्ति और दावा का जो निस्तारण है वो करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी का नाम छूट गया है, मतदाता सूची में नहीं है, वो यहाँ रहता है, बिहार का निवासी है, पात्र मतदाता है, तो वो अपना दावा पेश कर सकता है। उसे सिर्फ अपने बीएलओ के पास में फॉर्म भर कर देना है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, साथ में वो डॉक्यूमेंट देना है। इसके अलावा भी जो 7 करोड़ 24 लाख मतदाता है जिनका नाम आज पब्लिश होना है, उसके अलावा जो नए वोटर्स हैं यानी 18 साल के ऊपर के जो वोटर हैं, उनके नाम जोड़ने के लिए भी चुनाव आयोग जो ड्राइव चला रहा है उसमें इसको शामिल किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों के नाम को कोशिश की जा रही है, जो 18 साल के हो चुके हैं युवा, उनके नाम को शामिल किया जाए ताकि वो पहली बार इस विधानसभा में मतदान कर सके। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 12 पॉलिटिकल पार्टीज को जो मतदाता सूची जारी होगी उसकी प्रति उपलब्ध करा दी जाएगी। और इसके पहले 20 जुलाई को जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको उन लोगों के नाम उपलब्ध करा दी गई थी, उन लोगों की नाम की सूची उपलब्ध करा दी गई थी जो जिनके नाम काटे जा रहे हैं। 20 जुलाई को ही ये उपलब्ध करा दिया गया था ताकि पॉलिटिकल पार्टीज उसमें देख सके कि किसी व्यक्ति का नाम अगर छूटा हुआ है, जिनके नाम काटे जा रहे हैं, वो अगर रह रहे हैं तो उनका नाम जोड़ने के लिए वो भी दावा पेश कर सकते हैं, जो कि 2 अगस्त से ड्राइव चलेगा, उसमें वो दावा पेश कर सकते हैं। और ये जो उनके कार्यकर्ता जो बीएलओस के रूप में काम कर रहे थे, ये उनके माध्यम से वो करवा सकते हैं। जी। वहीं जिस तरह से जो नए मतदाता हैं उन्हें जोड़ने के लिए नई मुहिम चला रहा है चुनाव आयोग, जिसमें उनको लगातार एसएमएस भेजे जा रहे हैं, इस लिहाज से इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और क्या कदम उठाएगा, और खासतौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो होते हैं, खासतौर पर बिहार में अब इलेक्शंस भी सर पर हैं, उस लिहाज से ये कदम भी सराहनीय है। हाँ बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग के द्वारा लगातार साल में 2 बार 3 बार ऐसा ड्राइव चलाया जाता है जिसमें वोटर लिस्ट में लोगों के नाम ऐड किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो पात्र मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में रहें, और वो लोकतंत्र की जो सबसे सीक्रेट प्रक्रिया है चुनाव, उसमें वो हिस्सा ले सके और बेहतर सरकार का जो चुनाव है उसमें भागीदार बन सके। इसके लिए चलाया जाता रहता है। और जब इस बार जो वोटर लिस्ट रिफाइनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें ये मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है दावा और निस्तारण के लिए कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो साथ के साथ ही इसी में वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने की भी प्रक्रिया को चुनाव आयोग ने शुरू किया है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, मतलब मसलन उसका नाम गलत है, उसका पता गलत है या उसकी जन्म तिथि गलत है, उसके सुधार के लिए भी वो इसमें फॉर्म जमा कर सकता है। और जो फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होगा अक्टूबर के महीने में, उसमें वो उनके नाम जोड़ करके और जो गलतियां हैं उसको सुधार करके वो चुनाव आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। वहीं क्योंकि हमने जिस तरह से आपको अब आप बता रहे हैं कि दावे और आपत्तियां भी दर्ज करवाई जा सकती हैं, इसको लेकर आप जिला मजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं, फिर निर्वाचन अधिकारी के पास भी आप पहुंच सकते हैं। ये दावे और आपत्तियां आप किस तरह से हो सकती हैं, और इसको लेकर जो पूरी रूपरेखा है वो कैसे तैयार की गई है? देखिए, इसके लिए अगर किसी व्यक्ति का नाम आज जो जारी हो रहा है ड्राफ्ट है उसमें नहीं होता है तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे पहले 2 लेवल पे आप 2 तरीके से आप अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। एक ऑनलाइन ईसीआई की वेबसाइट पे जाएं या स्विप जो ऐप है उसके माध्यम से अपना दावा पेश कर सकते हैं, वहां फॉर्म भर के अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपने बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ आपको फॉर्म देंगे, फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट के साथ में आप बीएलओ को दे दें। उसके बाद बीएलओ आगे जो चुनाव आयोग है वहां पे उसको सबमिट करेंगे और आपका नाम इसमें
फिर जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसमें पब्लिश हो जाएगा। इसी के साथ में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस चुनाव आयोग ने जी। बताया है कि सेम प्रोसेस करना है। किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैंप लगाए जा रहे हैं, ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे वो नौकरी पेशा है, इसलिए कामकाजी वाले दिन वो नहीं जा सकते हैं कैंप में। तो चुनाव आयोग ने इसके लिए भी व्यवस्था की है, जितने जी। कैंप बिहार में लगाए जा रहे हैं वो छुट्टी वाले दिन भी काम करेंगे, जी। त्योहार वाले दिन भी काम करेंगे और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक काम करेंगे। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति ये 2 महीने 1.5 महीने का जो वक्त 2 महीने का जो दिया जा रहा है, मतलब अगस्त से लेकर के सितंबर तक का 2 महीने का जो वक्त दिया जा रहा है, इसमें कभी भी जाकर के सिर्फ अपना फॉर्म जमा कर सकता है या बीएलओ से संपर्क कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति बीएलओ के पास जाने में या ऑनलाइन फॉर्म जमा करने में समर्थ नहीं है तो उसके लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि वो बीएलओ को फोन कर करके उसे अपने घर बुला सकता है। और बीएलओ आपके इलाके का कौन है ये भी जानकारी ईसीआई की जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। आपको सिर्फ अपना विधानसभा क्षेत्र, अपना वार्ड नंबर वगैरह उपलब्ध कराना होगा और वहां आपको बीएलओ की अपनी जानकारी पूरी डिटेल के साथ में मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो बिहार के लिए बड़ा दिन, और वहीं कांग्रेस समेत तमाम दल ईवीएम पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम ने अपनी विश्वसनीयता को एक बार फिर से साबित किया है। ईवीएम जांच और सत्यापन ने फिर साबित किया कि मशीनें पूरी तरह सुरक्षित और विश्वसनीय हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के तहत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हुई। 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स और 31 वीवीपैट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। सभी मशीनें परीक्षण में सफल रहीं, जिससे ईवीएम की विश्वसनीयता दोबारा सिद्ध हुई है। और इसके साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के थे, उसमें जुड़ी प्रक्रिया पूरी हुई, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम, बैलेट यूनिट्स, वीवीपैट्स की जांच की गई। 10 उम्मीदवारों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8 हारने वाले उम्मीदवार स्वयं मौजूद रहे। जांच में कुल 48 बैलेट यूनिट्स, 31 कंट्रोल यूनिट्स, 31 वीवीपैट्स की जांच की गई और सभी मशीनें परीक्षण में सफल रहीं। किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या वीवीपैट पर्चियों में विसंगति नहीं पाई गई है। बात केंद्रीय कैबिनेट की, जिसकी बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए हजारों करोड़ रुपए के प्रावधानों को मंजूरी दी। इसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई गई। इसके माध्यम से भारतीय रेलवे का मौजूदा जो नेटवर्क है वो लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार किसानों के हित में एक के बाद एक कई फैसले ले रही है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के लिए 1920 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी गई है। इस मंजूरी में योजना के घटक एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना के अंतर्गत 50 बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं FTL की स्थापना हेतु 1000 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद इतने निर्णय लिए हैं। केवल इस तीसरी टर्म में निर्णय अगर सारे देखो तो 9 लाख करोड़ से ज्यादा के टोटल निर्णय। डिसीजंस इन द थर्ड टर्म इटसेल्फ आर मोर देन वर्थ 9 लाख करोड़ रुपीस। फूड प्रोसेसिंग के लिए प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना ये 2017 में स्टार्ट हुई थी और इसका सबसे बड़ा फोकस था जो फूड प्रोडक्शन है, उस फूड प्रोडक्शन के बाद में फूड प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, इरेडिएशन, लेबोरेटरी में टेस्टिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग करके वैल्यू एडिशन कैसे हो फूड में, उस पे सारा का सारा फोकस है इसमें, इस पूरे स्कीम में। कैबिनेट ने साल 2025-26 से 2028-29 तक 4 वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को अनुदान सहायता को भी मंजूरी दी है। इस फैसले से NCDC 4 वर्षों की अवधि में खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपए जुटा सकेगा। NCDC जो लोन देती है उस लोन में करीब 99.8% रिकवरी है, नेट NPA 0 है
और 500 करोड़ रुपीस जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा हर साल, 4 साल मतलब 2000 करोड़ टोटल, तो उससे 20,000 करोड़ रुपए की फर्दर लैंडिंग कर पाएंगे। रेलवे सेक्टर को लेकर 4 अहम परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड राज्यों के 13 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 574 किलोमीटर बढ़ जाएगा। इन परियोजनाओं में इटारसी नागपुर चौथी लाइन, औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजीनगर से परभणी दोहरीकरण, अलू आबाड़ी रोड, न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी और चौथी लाइन, डांगो आपोसी जरोली तीसरी और चौथी लाइन शामिल है। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हों या किसानों के लिए योजनाओं का आवंटन, इन क्षेत्रों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर की क्षमता को बढ़ाने के लिए ही 4,74,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल नया सवेरा में वक्त से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा, MDH सोयाबीन का चोखा। MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। उन्होंने ये घोषणा की है कि जो रसोई रात्र प्रहरी हैं, अनुदेशक हैं, उन्हें एक तोहफा दिया, उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ा तोहफा इस वर्ग को दिया गया है। रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, अनुदेशकों का जो मानदेय है उसे दोगुना कर दिया गया। बड़ा फैसला बिहार सरकार द्वारा, बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया। 1650 पहला मानदेय था, जिसे बढ़ाकर 3300 रुपये कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया उनके मानदेय को। रात्रि प्रहरी का जो मानदेय है उसे 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। अनुदेशकों का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया, यानी कि ये रात्रि प्रहरी अनुदेशक जो हैं, उनके जो पहले मानदेय थे उनमें डबल डिजिट में बढ़ोतरी, यानी कि दोगुना इजाफा किया गया है। रसोइये, रात्रि प्रहरी और अनुदेशक, स्कूल में कार्यरत जो रसोइये हैं, अब उनको जो 1650 रुपये मिलते थे उसकी जगह 3,300 रुपये उनकी जेब में जाएंगे। और बिहार से इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इस वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सराहनीय फैसला बिहार सरकार द्वारा लिया गया, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। हमारे साथ मधुरेश जुड़ गए। मधुरेश, सीएम नीतीश कुमार का ये जो बड़ा फैसला लिया गया, अनुदेशक, रात्र प्रहरी और जो रसोई हैं, जो उनका मानदेय पहले था उसे अब डबल कर दिया गया, कहीं ना कहीं सराहनीय कदम, और साथ ही साथ इन जो तमाम वर्ग से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद। कुमार लगातार बिहार के लोगों को बड़ा तोहफा दे रहे हैं और आज भी उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि
जो मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइये थे उनके मानदेय को बढ़ा के 3 गुना कर दिया, 1650 रुपए से बढ़ा करके 3300 रुपए कर दिया गया है। एक लंबे समय से मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो रसोइये थे उनकी ये मांग थी और नीतीश कुमार जब जनवरी में यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान गया में जो मध्याह्न भोजन बनाने वाली जो रसोइयां हैं वो उनसे मुलाकात की नीतीश कुमार ने की थी और जिसके बाद उन्होंने अपनी बात वहां पे रखी थी कि मानदेय को उनको बढ़ाना चाहिए और उसके बाद आज नीतीश कुमार ने ये बड़ा तोहफा दिया है। इसके साथ ही एक जो दूसरी बात है वो ये कि जो शारीरिक शिक्षक जिनकी बहाली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिहार सरकार ने की थी उनके भी मानदेय को 8,000 रुपए से बढ़ा करके 16,000 रुपए कर दिया गया है। जो शारीरिक शिक्षक हैं उनकी काफी लंबे समय से मांग थी कि उनके मानदेय को बढ़ाया जाए क्योंकि 8,000 रुपए में घर चलाना काफी मुश्किल था। इसको लेकर के अभी कुछ दिनों पहले जो एक उनका प्रतिनिधि मंडल था उसने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी और जिसके बाद उन्होंने अपनी बात रखी थी और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगे। इस मामले में मानदेय बढ़ाने के लिए जो जरूरी दिशा निर्देश है वो शिक्षा विभाग को दिया जाएगा और आज नीतीश कुमार ने जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको ये बड़ा तोहफा दिया है। बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस वर्ग का जिक्र हम मधुरेश कर रहे हैं जिसमें अनुदेशक शामिल हैं और मिड डे मील बनाने वाले जो रसोई हैं उनका जिक्र इसमें है, रात्र प्रहरी इसमें जुड़े हुए हैं, एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट है ये, खास तौर पर जिसको अब डबल डिजिट यानी कि बढ़ाया गया है कहीं ना कहीं इस पूरे वर्ग को ध्यान में रखते हुए और उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण की धुरी मानते हुए ये फैसला लिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कई फैसले नीतीश कुमार ने हाल के दिनों में किया है जिसमें जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं वृद्धाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और विधवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उन सब की राशि को बढ़ा दिया। पहले 800 रुपए मिलते थे, अब 1100 रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ ही पत्रकार पेंशन की जो राशि थी उसको भी बढ़ा दी गई। इसके साथ में भी कई फैसले लिए गए हैं। अभी बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा भी कई फैसले ऐसे हैं जो नीतीश कुमार ने लगातार बड़े फैसले लिए हैं जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए हैं, जो आम लोगों के सरोकार से जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। और यही कारण है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी दल है वो जरा टेंशन में भी दिख रही है क्योंकि नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक का जवाब अभी भी उनके पास में नहीं है। बिल्कुल, जन सरकार से जुड़े हुए ताबड़तोड़ फैसले इस वक्त नीतीश सरकार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मौसम से जुड़ी हुई। तो दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और आज सुबह भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई। बारिश की वजह से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली, वहीं तापमान में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। आज दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही गरज और बिजली गिरने की संभावना है। बिहार में 5 अगस्त तक लगातार बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। आईएमडी ने 2 से 3 अगस्त के लिए मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। वहीं आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश जारी रहने के आसार हैं। 2 अगस्त को असम और मेघालय में बहुत भारी बारिश की आशंका है। अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। आज तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात हिमाचल की, जहां हाल ही में मौसम की मार के बाद आज फिर एक नाले में बाढ़ की खबर है जिससे रास्ता रुक गया और आवाजाही में परेशानी हो रही है। ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो किन्नौर जिले के करछम से ये खबर है। करछम में जल विद्युत परियोजना चल रही है जहां पास रुणांग नाले में आज सुबह बाढ़ आने से नेशनल हाईवे 5 अवरुद्ध हुआ। ये तिब्बत सीमा तक जाने वाली सामरिक महत्व की सड़क है। नाले में बाढ़ से करछम में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं।
और मौसम के अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तापस। तो फिर आज भी क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि बारिश होगी तो फिर चाय और पकौड़ों का इंतजाम कर लिया जाए। चाय मेरे साथ इस वक्त है, मैं खुद चाय पी रहा हूँ। और ये इम्पोर्टेंट आपने सही कहा कि बारिश रुक रुक के हो रही है, लेकिन एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा उसका रीजन क्या है। पहली बात जो है वो रीजन ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में था, फीवर पहले तो ज्यादा था। जब पहले 2 दिन पहले हमने देखा कि जो झमाझम बारिश हुई वो क्यों हुई, वो इसी वजह से हुई। और उसके साथ साथ एक जो मानसून का एक थ्रो यानी एक लाइन जा रही थी मानसून की, वो ठीक दिल्ली के ठीक पास से गुजर रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा बारिश हो रही थी। तीसरी जो एक और अहम रीजन था जिसकी वजह से और ये 2-3 दिन से जो इतनी बारिश हुई थी, वो था कि 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिल रहे थे। एक पंजाब की तरफ, एक राजस्थान की तरफ और एक उत्तर प्रदेश की तरफ। ये 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो थे, इनकी वजह से भी इतनी झमाझम बारिश दिल्ली और आसपास के इलाकों में देखने को मिली। तो ये 3 रीजन है, लेकिन जो IMD का मानना है कि आज से बारिश की जो तीव्रता है उसमें कमी देखने को मिलेगी। बारिश इतनी ज्यादा जो हुई थी वो उसमें भी कमी देखने को मिली, और आज से रविवार तक इसमें लगातार कमी देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज है। कल येलो अलर्ट था, आज वो कह रहे हैं कि बारिश उतनी नहीं होगी, छुटपुट जगहों पे थोड़ी बहुत होती रहेगी, वो अलग बात है, लेकिन सुहाना मौसम बना रहेगा। और कल से फिर इस तरीके से अच्छी और ज्यादा जो बारिश है वो और कम होती नजर आएगी। तो ये एक अहम अपडेट है इस वक्त जो IMD की तरफ से हम लोगों को बताया गया है। वहीं तापस, क्योंकि अगर हम बात करें हिमाचल की, तो वहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखें तो जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना वहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। और अगर सौराष्ट्र या बिहार की तरफ आएँ, गुजरात की तरफ अगर हम चलते हैं, तो वहाँ पर भी आज के दिन से लेकर आने वाले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। जी, आपने सही कहा, और ये रीजन ही मैंने बताया कि ये आपका दिया गया है इसी वजह से कि जो IMD का मैंने बताया कि एक फीबल एक जो रखा हुआ था एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसकी वजह से ये ज्यादा देखने को मिल रहा था। और ये हमने देखा है कि जब भी इस तरीके का होता है तो खासतौर से जो पहाड़ी इलाके हैं, हिमाचल के ही है, उत्तराखंड के, यहाँ पे बारिश ज्यादा देखने को मिलती है। और वहाँ पे एक और रीजन जो देखने को मिलता है, क्योंकि लोकलाइज्ड वेदर प्रेडिक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली प्लेन है, आसपास के इलाके जो प्लेन इलाके हैं, वहाँ पे आपको पता है कि बारिश जो बादल है वो उस तरह एक जगह से मूव कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी श्रृंखला ज्यादा है, तो पहाड़ों में जो बारिश जो बादल मूव करते हैं वो बहुत हद तक उन पहाड़ों की वजह से भी मूव ज्यादा करते हैं, और वहां से टकरा के जो बारिश है वो उन जगहों पे ज्यादा हो जाती है इसी वजह से। तो ये एक और रीजन है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वहां पे ज्यादा बारिश हो रही है। तो जैसा मैंने कहा, जो ट्रो है, जो मानसून का ट्रो है, वो दिल्ली से सट के आगे जा रहा है, और उसी ट्रो की वजह से इन जगहों पे ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। बिल्कुल, इसलिए कहते हैं कि प्रभु की ये माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। बहुत बहुत शुक्रिया तापस, इन तमाम मौसम की जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल मौसम के बाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और मौसम की जानकारियों के बाद हम आपको बताएंगे कि अखबारों की सुर्खियों में क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि वो लेकर आएंगी मेरी सहयोगी संध्या। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं, 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दें। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत, और अब बारी हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की।
तो अखबार को सुर्खियां लेकर हाजिर हैं हमारे साथ स्टूडियो में हमारी सहयोगी संध्या। संध्या, क्या कुछ समेट कर लाई हैं आप आज अखबारों के जगत से? आजकल अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं कल संसद में जो वाणिज्य मंत्री ने अपना बयान दिया है, अपनी बात रखी है उस खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। जी हाँ, वाणिज्य मंत्री ने दो टूक कहा है कि अमेरिकी शुल्क पर कि भारतीय हित हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि है। आपको बताएं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर आज से यानी कि 1 अगस्त से 25% आयात शुल्क और अतिरिक्त जुर्माने लगाए जाने के मुद्दे पर गुरुवार को वाणिज्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में अपनी बात कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए भारतीय हित सर्वोपरि है। उन्होंने अपने बयान में ये बात भी कही कि सरकार इसके प्रभाव का आकलन भी कर रही है और हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। तो आज इस खबर को सभी प्रमुख अखबारों ने अहमियत दी और हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। इसी से जुड़ी हुई एक और खबर की ओर आपको रुख करते हैं और राष्ट्रीय सहारा अखबार ने आज मार्केट पेज पर इस खबर को लिया है, जिसमें विशेषज्ञ और विश्लेषक साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भारत तेज वृद्धि हासिल करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जो बयान है वो सीधी तरह से गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पेश कर रही है और ऐसे में ट्रंप का जो बयान आया है उसे विश्लेषकों द्वारा अनुचित बताया गया है। साथ ही साथ कई सारी बातें बताई हैं कि भारत किस तरह से लगातार आर्थिक क्षेत्र में प्रगति और उन्नति कर रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कल से ये खबर हेडलाइन के साथ है, चर्चा में भी है और क्योंकि 17 साल बाद एक बड़ा फैसला आया है तो आज के सभी अखबारों ने आज इसे हेडलाइन के साथ लिया है, प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। मालेगांव विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा सहित 7 आरोपित जो बरी किए गए हैं उस खबर को प्रकाशित किया गया है। और आपको बताएं कि एनआईए की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया, कर्नल पुरोहित समेत सभी को आरोप मुक्त किया गया है। कोर्ट ने क्या क्या विशेष रूप से टिप्पणी की है और क्या कुछ बातें कही है उसे भी आज अखबारों ने स्थान दिया है। चलते चलते एक और अच्छी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं आंचल, क्योंकि ये खबर जो है वो उत्साह तो भरती ही है, साथ ही साथ अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो वो भी आपको ये खबर बताती है। जी हाँ, एक अवसर के तौर पर जनसत्ता अखबार ने आज इस खबर को लिया है जो बता रही है कि माँ बेटी अब एक साथ करेंगी मेडिकल की पढ़ाई। जी हाँ, तमिलनाडु में माँ और बेटी ने मिलकर नीट की परीक्षा दी और ये परीक्षा पास भी कर ली। तो एक अच्छी खबर है जिसमें 49 वर्षीय महिला है और उनकी बेटी है, दोनों ने नीट परीक्षा पास की है और ये बताती है कि किस तरह से अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप अपने सपनों को किस तरह से साकार कर सकते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें आंचल, तो आज के अखबारों ने इन खबरों को अहमियत देते हुए हेडलाइन के साथ प्रकाशित किया है। जो आखिरी खबर संध्या आपने हमारे साथ साझा की, कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मनोबल को बढ़ाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या इन तमाम जानकारियों को अखबारों के जगत से हमारे लिए समेट कर लाने के लिए। तो ये बात की हमने अखबार जगत की और आपको अखबार जगत के बाद ले चलते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और जहां पर कई देशों पर 10% से लेकर 41% तक के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का आदेश जारी किया गया। ट्रंप ने इस आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि ये कदम वर्षों से चले आ रहे व्यापार असंतुलन यानी डिसबैलेंस को या इम्बैलेंस को दूर करेगा और अमेरिका की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर 19%, बांग्लादेश और वियतनाम पर 20%, दक्षिण अफ्रीका पर 30% शुल्क लगाया। वहीं अमेरिका ने कनाडा पर 35% का टैरिफ लगाया जो पहले 25% था। अमेरिका का आरोप है कि कनाडा अवैध नशीली दवाओं के संकट को रोकने में असफल रहा और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई वो कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मेक्सिको को टैरिफ से 90 दिन की राहत दी। ट्रंप ने मेक्सिको की राष्ट्रपति से व्यापार समझौते पर बातचीत की है। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मेक्सिको फेंटानाइल, कारों और अन्य वस्तुओं पर टैरिफ का भुगतान जारी रखेगा और अपने गैर टैरिफ व्यापार प्रतिबंधों को तुरंत खत्म करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि हम मेक्सिको के साथ मिलकर ड्रग्स और मानव तस्करी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। हम इस सहयोग की सराहना करते हैं कि आगे भी मिलकर काम करते रहेंगे। यूनिसेफ ने बांग्लादेश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। यूनिसेफ ने बताया कि बांग्लादेश के बच्चों का 1/3 हिस्सा बहुआयामी गरीबी की मार झेल रहा है। पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बांग्लादेश में खासकर पूर्वी क्षेत्रों की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है। इसके अनुसार लगभग 10 में से 3 बच्चे यानी 28.9% बहुआयामी गरीबी में जी रहे हैं, जो वयस्क जो तमाम दर है उसकी 21.44% से काफ़ी ज़्यादा है।
रिपोर्ट में माने तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी कमियों को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, क्योंकि ये बच्चों के अधिकार और क्षमता को कमजोर कर रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई। इससे परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा। कुछ क्षेत्रों में ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया। प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा की है। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए बचाव कर्मियों को तैनात किया गया है। आज से कई नियम बदल रहे हैं। जी हाँ, नए महीने की नई शुरुआत के साथ नए और कई अहम बदलाव भी आपके लिए दस्तक दे रहे हैं, जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे। यूपीआई में बैलेंस चेक करना और लेन देन की सुविधा को और बेहतर बनाया गया। अब हर बार पैसे भेजते समय रकम लेने वालों का नाम दिखेगा, जिससे गलत भुगतान से आप बच पाएंगे। वहीं अब OTP सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। साथ ही UPI भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के लिए 90 सेकंड का इंतजार ज़रूरी है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 33 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। दिल्ली में अब ये सिलेंडर 1631 रुपये 50 पैसे की दर पर मिलेगा। इसकी पहले की जो कीमत थी वो 1665 रुपये थी। और ये बदलाव निश्चित रूप से लोगों की जेब का जो बोझ है, खर्च का जो बोझ है, उसे कम करेगा, सुविधा को भी बढ़ाएगा। अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयर्स, ब्याज और बॉन्ड राशि के साथ साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की मंजूरी होगी। और इन तमाम जानकारियों को विस्तार से बताने के लिए मुकुल हमारे साथ जुड़ गए। मुकुल, अब जिस तरह से ये नियम बदले हैं, आर्थिक तौर पर ये नियम बेहद सकारात्मक हैं और लोगों की सुविधा के लिए आज ये बदलाव अच्छा है। बिल्कुल आंचल, देखिए जब हम बात करते हैं UPI की तो एक हम कह सकते हैं ऐसी छवि हमारे जहन में आती है जो कि एक ऐसा सिस्टम जो कि बहुत तेज़ है। तेज़ गति से आज हम देखते हैं डिजिटल पेमेंट जो हैं वो लगातार हो रहे हैं और उसी वजह से आवश्यकता थी कि कुछ इस तरह के जो नियम हैं वो लाए जाएं। इन नियमों में जैसा कि आपने हमारे दर्शकों को बताया कि अब बैलेंस चेक करने की बात की जाए या ट्रांजैक्शन हिस्ट्री की हम बात करें या ऑटो पे मोड की बात की जाए, तो थोड़े से जो नियम हैं अब वो बदल दिए गए हैं। और इसकी वजह से ना सिर्फ अक्सर हम देखते थे ऑटो पे मोड की अगर बात की जाए, एक जो खासतौर से समय है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का, इसमें माना जाता है कि ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हैं वो होते हैं, इसलिए ऑटो पे के लिए 3 स्लॉट जो हैं वो दे दिए गए हैं। आप सुबह से अगर हम बात करें 10 बजे से पहले कर सकते हैं या 1 से लेकर 5 बजे तक कर सकते हैं। रात में 9:30 बजे के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। या पेमेंट रिवर्सल की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आप हर महीने 10 रिक्वेस्ट जो हैं वो भेज सकते हैं। और उसमें भी यहाँ पर एक जो नया नियम है वो ये है कि किसी भी एक व्यक्ति या कंपनी अगर आप एक ही से अगर रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो आप सिर्फ 5 बार ही ये डाल सकते हैं। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि UPI के ज़रिए भारत में जब हम बात करते हैं तो करीब हर दिन 64 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हैं वो होते हैं। और ख़ासतौर से ये जो ट्रांजैक्शन है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वीज़ा से भी ज़्यादा है। वीज़ा जो है वो करीब 63 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली करता है, लेकिन UPI से 64 करोड़ ट्रांजैक्शन जो हैं वो डेली हो रहे हैं। इसलिए ज़रूरत थी कि इसको और कैसे हम इसमें जो गति है वो ला सकते हैं, कैसे इसको और फास्ट बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट की जब भी हम बात करते हैं माना यही चाहता है कि और क्या फास्ट सिस्टम जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। और जैसा कि हमने देखा भी कि अगर बात की जाए, क्योंकि अभी मानसून सत्र चल रहा है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि 6 साल में अगर हम बात करते हैं तो करीब 65,000 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो हैं वो UPI के माध्यम से हुए हैं, डिजिटल माध्यम से हुए हैं। और इसमें करीब 12,000 लाख करोड़ रुपए का जो लेन देन है वो किया गया है। जून महीने की भी अगर बात की जाए आंचल, इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से 18 अरब से ज़्यादा का जो ट्रांजैक्शन है वो दर्ज किया गया था, 24 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो कारोबार है वो दर्ज हुआ था। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का जो प्रभावी सिस्टम है, जिसको ना जाने कई देश जो अपना चुके हैं, 7 से ज़्यादा देश हैं जो कि इसको अपना रहे हैं, इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे इसको और फास्ट बना सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए G20 में जो शेरपा है अमिताभ कांत, उनका कहना था कि जो 50 सालों में हम हासिल करते डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से वो हमने 1 दशक में हासिल की, और ये इसकी मजबूती को दर्शाता है जो अहम बदलाव आज से होने वाले हैं। जी, जाहिर तौर पर काफ़ी मजबूत सिस्टम इसको हम मान सकते हैं, ना सिर्फ G20 में बल्कि हमने देखा है प्रधानमंत्री की जो अलग अलग यात्राएं रही हैं, हर जगह किस तरीके से उन्होंने इस बात को दोहराया है। और कई ऐसे देश हैं
क्योंकि भारत लगातार कहता है जो हमारा DPI है इसको अगर आप अपनाना चाहते हैं तो आप अपना सकते हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री की यात्रा रही थी ट्रिनिडाद टोबैगो की, उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि वहाँ भी जो UPI ट्रांजेक्शन है अब शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आज हम विश्व में कहाँ पर हैं। वीज़ा की बात की जाए जिसको काफ़ी प्रभावी माना जाता था, उससे आगे हम निकल रहे हैं जब डेली ट्रांजैक्शन की बात की जाती है। और क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें करीब अगर हम देखें तो 49 करोड़ से ज़्यादा जो यूज़र हैं वो लगातार आपको मिलेंगे। 6 करोड़ से ज़्यादा जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर हैं। और पूरी तरीके से देखा जाए तो करीब 672 से ज़्यादा बैंक, यानी जो तमाम बैंक हैं जिनके ज़रिए ये जो पूरी प्रणाली काम कर रही है, उनको जोड़ा गया है। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण एक सिस्टम तैयार किया गया। तो सर्वर पर दबाव को कम करने की कोशिश के साथ साथ ये जो नया फैसला लिए बदलाव है, वो बदलाव सभी जो आम जनता है उनके लिए अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इस बड़ी खबर के बाद अब आपको लिए चलते हैं और बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट से जुड़ी हुई। ओवल टेस्ट के पहले दिन भारतीय टीम के लिए इसे हम मिला जुला मान रहे हैं, जहां टीम ने टॉस हारकर खराब शुरुआत की, लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक 6 विकेट पर 204 रन बनाए। करुण नायर 52 तो वॉशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर नाबाद रहे। हालांकि पहले दिन सिर्फ 64 ओवर का खेल हो सका। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 2 रन बनाकर एटकिंसन का शिकार बने। KL राहुल को 14 के स्कोर पर वोक्स ने आउट किया। कप्तान शुभमन गिल 21 रन बनाकर रन आउट हुए। संकट में घिरी भारतीय टीम को उबारने का काम किया करुण नायर ने, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 9 साल बाद अर्धशतक लगाने में सफलता हासिल की। करुण नायर ने 98 गेंदों का सामना किया और 7 चौके लगाए। ये मुकाबला शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम के लिए काफ़ी अहम है। भारतीय टीम तभी सीरीज बराबर कर पाएगी जब वो ये मुकाबला जीतेगी। और हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता गौरव जुड़े। गौरव, आज भी जो स्थिति अगर भारतीय टीम की बात की जाए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है ओवल टेस्ट में। बिल्कुल आंचल, चुनौतीपूर्ण कल काफ़ी थी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने अपने विकेट खोए थे जल्दी जल्दी, और एक समय टीम 153 रन पे 6 विकेट अपने गंवा दिए थे, तो लग नहीं रहा था कि टीम जो है वो कल का दिन भी पूरा निकाल पाएगी और 204 तक खुद को पहुंचा पाएगी। लेकिन आप जबकि देखें तो जिस तरह से टीम का परफॉर्मेंस निकल करके सामने आया है, और ख़ास तौर से करुण नायर ने जिस तरह से एक साहसी पारी खेली है, क्योंकि पिछले 4 टेस्ट को देखें तो वो कंडीशंस नहीं दिख रही थी जो कि इंग्लिश कंडीशंस के लिए जानी जाती है। लेकिन ये जो 5वां टेस्ट मुकाबला है जो कि ओवल टेस्ट है, इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जब पिच पे जो थी वो हरी घास थी, इसके अलावा मौसम जो था वो क्योंकि बारिश हो रही थी, बीच में बारिश हुई और उसके बाद हवाएं चल रही थी, तो ये जो कंडीशंस थी पूरी इंग्लिश कंडीशंस को सपोर्ट करते हुए और इंग्लिश गेंदबाजों को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इन कंडीशंस के बीच में करुण नायर ने जिस तरह से अपनी पारी खेली और जिस तरह से विकेट पे टिका, और खास तौर से उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ जिस तरह से पारी को आगे बढ़ाया है, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि आज जब वॉशिंगटन सुंदर और करुण नायर उतरे तो वो अपनी इसी पारी को आगे और ले जाए। और यकीन मानिए कि अगर स्कोर में अगर टीम इंडिया अगर 300 के आसपास भी पहुंचती है तो यकीनी तौर पर इंग्लैंड के लिए भी मुश्किल बहुत सामने आने वाली है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज का दिन भी काफ़ी रोमांचक होने वाला है, जिस तरह से सबकी नज़रें रहेंगी नायर पर। और नया सवेरा में बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी हुई।
और नया सवेरे में वक्त आ चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जिस तरह से हमारी रवायत है, जाने से पहले आपको दिखाते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला की तस्वीरें। इस योजना ने यूपी एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से अधिक का कर दिया। आप इन मनमोहक जो कलाकारियाँ हैं उनका आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।